हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी नए वीडियो पड़े, उसका अपडेट आप सबको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एचएपी कवर किया था। उसमें हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लिया था, डिटेल में अध्ययन कर लिए थे। उसमें कितने बोन्स होते हैं और कितने जो बोन्स हैं वो कितने टाइप्स में हैं, और जितने टाइप्स में हैं उन हर टाइप्स के किस बोन का क्या नाम है, और कि हमारे बॉडी में कितनी संख्या में मौजूद हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने उस वीडियो में कवर कर लिया था। तो आइए आज हम लोग नए सब्जेक्ट को देखते हैं। हमारा जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक। उसमें हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली थी। कुछ चीजें रह गई थी जो आज हम कवर करेंगे। जैसे कि हम लोगों का जो फार्मेसी एक्ट था, वो कब पास किया गया था और किस सन में कौन से फार्मेसी एक्ट लागू किए गए थे। ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं फार्मेसी एक्ट। ओके, द फार्मेसी एक्ट। मैं बता दूं कि जो हमारा फार्मेसी एक्ट था वो 1948 में पास हुआ था, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि जो हमारा फार्मेसी एक्ट था वो किस सन में पास किया गया था यानी पब्लिश किया गया था, तो हमारा 1948 में फार्मेसी एक्ट पास किया गया था, ठीक है। द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट is to safeguard the public health by making available the right medicament। जो एक फार्मासिस्ट होता है उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक। जो एक फार्मासिस्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। तो एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को सही दवा दे, ठीक। मतलब जो पेशेंट अपनी समस्या बताए कि मुझे बुखार है, बदन में दर्द है या हेडेक है, जो भी वो प्रॉब्लम बताए, हमें उस पेशेंट को उस हिसाब से दवा देनी है। यानी ऐसी दवा दें कि जिससे जो पेशेंट का कंप्लेन है उसको हम ठीक कर सकें। ऐसा ना हो कि उसको सर दर्द कर रहा हो तो हम पेट दर्द की दवा दे दें, ठीक है। ये चीजें नहीं करनी है ना। तो एक फार्मासिस्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होता है कि सही दवा को सही पेशेंट को सही बीमारी में दिया जाए, ताकि जो पेशेंट उस दवा को ले तो उसको बीमारी से रिलीफ मिले, ठीक है, दर्द से रिलीफ मिले। तो जो हमारी पहली लाइन है यही कह रही है कि जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट की होती है वो होती है सेफ गार्ड द पब्लिक हेल्थ। मतलब जो हमारे पब्लिक हैं, जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को सेफ रखा जाए यानी अच्छा रखा जाए, बाय मेकिंग अवेलेबल देयर राइट मेडिकामेंट्स, और उनको हम सही दवा दें जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, उनकी रक्षा की जा सके बिना किसी नुकसान के, ठीक है। देखिए हिंदी में वो देखते हैं, फार्मासिस्ट की मुख्य जिम्मेदारी सही दवाएं उपलब्ध कराकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यानी फार्मासिस्ट की मुख्य जिम्मेदारी है कि वो सही दवा को उपलब्ध करके रखे, सही दवा का यूज करे, और वो जो पेशेंट को दे उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे। ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत खराब है और वो दवा खा लिया तो उसकी तबीयत और बेकार हो जाए, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम दवा खा रहे हैं तो इसका मतलब हमको उस पर रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक। तो यही है फार्मासिस्ट का मुख्य जिम्मेदारी है, मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेडिसिन बीइंग ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंट देयर हैंडलिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड स्टोरेज। ये जो हमारी जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, इनके लिए इम्पोर्टेंस क्या है। इनके लिए इम्पोर्टेंस है कि हम उसको हैंडलिंग कैसे करते हैं, कंपाउंडिंग कैसे करते हैं और डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं, एंड स्टोरेज यानी उसको हमको कैसे बेचना है,
कैसे स्टोरेज करना है, कैसे कंपाउंडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और इन सब चीज़ों पे हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। लिखते हैं, दवाइयाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनका संचालन यानी हैंडलिंग, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक? ऐसे नहीं है ना कि मान लीजिए कोई दवा लिए, उसको कहीं उठा के फेंक दिए, तो जब उसको हम कहीं फेंकेंगे, तो उसको कंटामिनेटेड होगा, वो बेकार होगा। ठीक? तो हम लोगों को क्या करना है कि उसको हमें ऐसे जगह पे स्टोर करके रखना है जहाँ वो सेफ हो और देखेंगे कि जो ड्रग्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, सिरप होते हैं, उन सब पे लिखा रहता है कि उसको कितने डिग्री टेम्परेचर में स्टोरेज करके रखना है। ठीक? जैसे हम लोग के किट बैग होते हैं, इसको हम देखते होंगे कि आपके घरों में या मेडिकलों पे एक फ्रिज होता है, उसको फ्रिज में स्टोरेज करके रखा जाता है। अगर उसको हम हाई टेम्परेचर में रख देंगे या नॉर्मल टेम्परेचर में रख देंगे, तो कंटामिनेटेड होने लगेगा यानी डिस्पोज होने लगेगा, बेकार हो जाएगा वो। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हम दवाइयों को कितना अच्छे से उसको हम स्टोरेज कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं और कंपाउंडिंग हैंडलिंग कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। ठीक? नेक्स्ट देखते हैं, नीड ए थ्रोट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल कॉल्ड फार्मासिस्ट। सॉरी, पर्सन कॉल्ड फार्मासिस्ट, यानी जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, उनको नीड किस चीज की होनी चाहिए? तो उनको पहले तो उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी उनको ज्ञान होना चाहिए दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, उसके डोजेज के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। और स्किल उनकी क्या है, उनका यानी कौशल कितना है। ठीक? मीन्स कौशल ही होता है ना कि उनके जो कितना बढ़िया स्किल है। एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल कॉल फार्मासिस्ट, और उन्होंने ट्रेनिंग कितने बढ़िया यानी प्रशिक्षण कितना बढ़िया किया है। ऐसा तो नहीं केवल बस पढ़ लिया उसके बाद मेडिकल खोल लिया यानी क्लिनिक खोल लिया, वहां पे लगे दवा बेचने लगे, पेशेंट को देने लगे, ना हमने हमारे पास ट्रेनिंग है ना हमारे पास अच्छा नॉलेज है, कुछ भी नहीं है, बस मेडिकल खोल करके चला रहे हैं। जैसे आजकल चल भी रहा है, लोग कहीं 1-2 महीने 4 महीने सीख ले रहे हैं, बस आए मेडिकल स्टोर खोल लिए, बैठ गए, दवा काट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फार्मासिस्ट का मतलब है कि उनको दवा का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, डोजेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए और बीमारियों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस बीमारी में कौन सी दवा चलानी है, कितने डोज में चलानी है, कितने टाइम चलानी है, ये सारी चीजें उनको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे डी फार्मा करके बी फार्मा कर करके, तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा पीसीआई होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और एक होता है एसपीसी यानी स्टेट फार्मेसी फार्मेसी काउंसिल, ये क्या होते हैं? इन्हीं के थ्रू हमारा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है? राज्य फार्मेसी परिषद और भारतीय फार्मेसी परिषद फार्मासिस्ट के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी जब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, हमें पंजीकरण संख्या मिलती है, तो कौन करता है? वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल करता है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ही देख रेख में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक? अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर, जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बनाए हैं कि जो हमारा एक्ट जितने एक्ट हमारे दिए गए हैं, वो एक्ट किस ईयर में दिए गए। ठीक? हम लोगों ने जब शुरू शुरू में पढ़ा था, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ा था कि हमारा जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट था वो कब दिया गया और उसके रूल जो थे वो कब दिए गए। तो हमको इसमें से तो दो हम लोगों को पता ही है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब दिया गया था, 1940 में, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल कब दिया गया था, तो 1940 में उसका एक्ट आया था, जस्ट उसके 5 साल बाद हमारा रूल आया था। ठीक है? एक्ट के 5 साल बाद हमारा रूल दिया गया था। तो देखते हैं हमारा फार्मेसी एक्ट कब दिया गया। तो अभी अभी ऊपर ही आपको मैंने बताया, जब शुरू ही कर रहा था कि हमारा जो फार्मेसी एक्ट है वो कब 1948 में पास हुआ था, यानी 1948 में दिया गया था। तो हमारा सबसे पहले यही है ही कि फार्मेसी एक्ट किस ईयर में दिया गया था। तो 1948 ईयर में यानी सन में
हमारा फार्मेसी एक्ट दिया गया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब दिए गए थे? 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दिया गया था। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल कब दिए गए थे? तो ये 5 साल बाद यानी 5 ईयर बाद हमारा रूल आया था, जो 1945 में। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, यानी जो मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट था वो कब दिया गया था? तो वो हमारा 1955 में दिया गया था। यहाँ से एक हमारा और क्वेश्चन बनता है, ये मतलब ईयर तो हमारा सेम है पर जो उसका क्वेश्चन है वो अलग है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1955 में इस सन में और क्या चीज दिया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा आईपी है, इंडियन फार्माकोपिया, वो हमारा फर्स्ट एडिशन 1955 में ही पब्लिश हुआ था। ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था? तो डॉक्टर बी एन घोषी के चेयरमैनशिप में हुआ था। इन्होंने कितने वॉल्यूम दिए थे? इन्होंने सिंगल वॉल्यूम दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारा मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में दिया गया था, और इसी सन में 1955 में हमारा फर्स्ट आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया भी पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, यानी नारकोटिक जो ड्रग्स होते हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होती हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ये एक्ट कब दिया गया था? देखिए, नारकोटिक जो ड्रग होती है ये हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी पेशेंट को या किसी मरीज को नहीं दे सकते हैं। इसको भी बेचने के लिए हमें शेड्यूल पढ़ना पड़ता है, उस शेड्यूल को फॉलो करना पड़ते हैं, उस रूल को फॉलो करना पड़ता है, और बिना प्रिस्क्रिप्शन को हम इसको दवा को दे नहीं सकते। अगर ऐसा आप दे रहे हैं तो कानूनन अपराध है। उसके लिए आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो इसीलिए ये रूल यानी एक्ट दिया गया ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। ठीक, नारकोटिक ड्रग होते हैं, इसको खाने से ये एक प्रकार की सीडीएसयू ग्रुप की होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी एक्ट 1985 में दिया गया था। कौन सा एक्ट है जो 1985 में दिया गया था? तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के नाम से जाना गया, और इसको हम लोग इसको गवर्नमेंट ने 1985 में दिया। अब देखेंगे पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट किस ईयर में दिया गया था? तो 1919। ठीक, याद रखिएगा कि पॉइजन एक्ट जो है वो 1919 में दिया गया था। ठीक, ये मत सोचिए कि 19-20 का फर्क है, पॉइजन एक्ट है। ठीक, देख लीजिएगा। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब दिया गया था? ये 1954 में दिया गया था, यानी जो हमारा मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट था उसके 1 साल पहले ही हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आ गया था। ठीक, देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल कब दिया गया था? देखिए, प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल क्यों लाया गया? कि देखिए, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको कौन सी दवा चलानी है, कौन सी दवा नहीं चलानी है, इसका हम लोगों को बहुत सटीक ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो अगर आप ऐसी किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी ड्रग दे दे रहे हैं बिना उसका साइड इफेक्ट जाने, बिना उसका यूज जाने, तो जो ड्रग है वो जो न्यू न्यू बेबी अभी बन रहा है उसके लिए बहुत हार्मफुल रहता है। यहाँ तक कि वो बच्चे को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें जब हम प्रेग्नेंट लेडी को ड्रग देते हैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमें नहीं देना चाहिए, और बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवा नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि ये इस टाइम में पेशेंट जो होती है, जो लेडी होती है, उसको तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसको बहुत डेंजरस रहता है उसके लिए। ठीक है, उसकी जान भी जा सकती है। ठीक, तो इसीलिए ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल लाया गया था कि ये बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, बिना आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के
आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को दवा नहीं दे सकते हैं, ठीक? तो आपको उसको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही कि इस डॉक्टर ने इसने लिखा है, इस फार्मासिस्ट ने लिखा है, तब हम उसे ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो जो एक्ट था प्रेगनेंसी एक्ट ये 1970 में दिया गया था, ठीक? सन 1970 में हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लागू किया गया था और ये रूल इसका रूल भी देखिए सिर्फ 5 साल बाद आया। जैसे हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, ये 1940 में आया था, जस्ट उसके 5 साल बाद उसका रूल आया। तो प्रेगनेंसी वाला भी याद रखिएगा कि ये 1970 में दिया गया था इसका एक्ट और इसका जो रूल था वो 5 साल बाद आया था, यानी 1975 में इसके रूल आए थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं 9वां, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल एक्ट। कि क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल एक्ट। ये एक्ट क्यों दिया गया? देखिए, क्रूरटी ऑफ एनिमल एक्ट है यानी एनिमल के प्रति क्रूरता, यानी जब देखते होंगे, जब फार्मेसी में जब प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें देखते हैं हम लोग माउस, रैबिट, एनिमल्स, इन सब के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ड्रगों की, ठीक? तो उसमें क्या होता है, हम लोग बहुत क्रूरता पूर्वक एनिमलों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। अगर 20 बच्चे हैं तो पता चला कि 20 चूहा लेकर के सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उन लोगों के साथ काफी निर्दयता जैसा व्यवहार किया जाता था। मतलब सोचिए, अगर एक कॉलेज में 50 बच्चे हैं, अगर 50 बच्चे 50 रैबिट या 50 माउस के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर हर कॉलेज में से 50 बच्चे, 100 बच्चे हैं, तो सभी एक-एक बच्चा अगर एक-एक एनिमल के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, तब तो एनिमल्स ही बेचारे खत्म हो जाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे पृथ्वी पर से। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एनिमल को बचाने के लिए एक एक्ट दिया, ठीक है? ताकि अगर आप किसी भी कॉलेज के हैं, अगर आप किसी रैबिट पर, किसी माइस पर या किसी एनिमल पर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उसको आपको प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती है कि सर हम इतने रैबिट या इतने माउस का हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, और 1 ही 2 मिलता है। ऐसे नहीं कि सब पूरी अथॉरिटी मिल जाए आपकी, हाँ, आप जितना चाहते हैं उतना लेकर के एनिमल्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनको 2 या 3 या 5, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो उन्हीं 2-5 में सारे बच्चों को दिखाना है कि कैसे-कैसे हम ड्रग देंगे, कैसा इसका यूज़ होगा, कैसे इसके इफ़ेक्ट आएँगे, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम उसी में कर लेंगे। तो इसलिए एनिमल को बचाने के लिए प्रिवेंशन एक्ट दिया गया था। तो ये एक्ट कब दिया गया था? 1960 में। 1960 में क्रूरटी ऑफ एनिमल एक्ट लागू किया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट 10वां, इंसेक्टिसाइड एक्ट। जो इंसेक्टिसाइड एक्ट होता है, ये कब दिया गया? तो ये हमारा 1968 में दिया गया था। और हमारा जो एआईसीटीई एक्ट है, ये कब दिया गया था? ये 1987 में दिया गया था। फैक्ट्रीज एक्ट कब दिया गया था? 1948 में। मिनिमम वेज एक्ट कब दिया गया था? 1948 में। ये दोनों सेम ही हैं। फैक्ट्रीज एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट दोनों 1948 में ही दिए गए थे। और हमारा पेटेंट एक्ट कब दिया गया था? ये 1970 में दिया गया था। पेटेंट एक्ट 1970 में दिया गया था। अभी-अभी हम लोगों ने देखा है कि जस्ट इस पेज के पहले वाले में कि 1970 में एक चीज और एक्ट दिया गया था, एक एक्ट और दिया गया था सेम सन में। बताइए कौन सा था? जस्ट अभी आप लोग पढ़े हैं, मेडिकल एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था। और उसके जो रूल थे कब दिए गए थे? 5 साल बाद बताया ना, तो 1975 में। तो हमारा पेटेंट एक्ट और प्रेगनेंसी एक्ट
दोनों 1970 में दिए गए थे। तो दिखा दूं, ये देखिए, जो हमारा प्रेगनेंसी एक्ट था 1970 में दिया गया है, और ये हमारा जो ये पेटेंट एक्ट है ये भी 1970 में दिया गया था। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा वीडियो? दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। और जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, जो टॉपिक पढ़ना हो टॉपिक बता दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी हमारा रेगुलर ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।